पाकिस्तान आया और अटैक करके चला गया, लेकिन अब हम जवाबी कार्रवाई दे रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? जी, ऑपरेशन सिंदूर एक विश्व के लिए भारत का एक उदाहरण है। हमारे जो वीर जवान हैं, वीर नारियां हैं, जिनके पति शहीद हो गए इस देश के लिए, हमारे पूरे जो सैनिक परिवार है, और मुझे ये लग रहा था जिन्होंने बलिदान दिया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनको पूरा देश आज सम्मान कर रहा है। कि यहाँ पर हमारे जितने भी कारगिल वीर के शहीद थे और उनकी जो वीर नारियाँ हैं, और साथ में जो घायल सैनिक हमारे जैसे, उनको एक अच्छा सम्मान दिया गया। की जाए तो पाकिस्तान ऊपर पहाड़ के पर थे और इंडिया के जो फौज थे वो नीचे थे, फिर भी हमने जंग जीता, वहाँ पे अपना तिरंगा फहराया। तो किस तरह से जो जवान जो शहीद हुए थे उनके भी परिवार आए होंगे यहाँ पे। जवान तिरंगा लेकर सब
हमेशा सुकून की दिशा है। लेकिन 22 अप्रैल की दर्दनाक सुबह जब आतंक की आग वहां गिरी तो देश के भागों में खौफ बांध दिया। भारत मां के सपूतों ने संकल्प लिया और पूरे विश्व को संदेश India will identify, track and punish every terrorist. पाकिस्तान के 8 मई 2025 ड्रोन हमले की जवाबी कार्रवाई में भारत ब्रह्मोस मिसाइल और हवाई हमलों द्वारा 11 बेस नष्ट किए, जिससे पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मजबूर होना पड़ा। इस ऑपरेशन की रणनीति सटीक और लक्ष्य भेदी थी। भारत के साहसिक नेतृत्व, वैज्ञानिकों की क्षमता और सैनिकों की निष्ठा का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ। दुश्मन के किसी भी दुस्साहस की स्थिति में यह जारी है। हमने आतंकवाद मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दी। पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। हमारे सेना को पसंद करने की तैयारी उन्हें सेना को दिखा दिया हमारे देश के। पूरे देश में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। देश सरहद पर तैनात रणबहादुरों का हमेशा कर्जदार रहेगा। आज पूरा देश कारगिल विजय की 26वीं वर्षगांठ मना रहा और इस अवसर पर हम सबका अभिभावक, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी, सुधा यादव जी, वीके चतुर्वेदी जी, नितिन कोहली जी, वीएन थापर जी, लेफ्टिनेंट जनरल जी ठाकरे जी, सामने बैठे हम सब के अभिभावक आदरणीय वीर संतोष जी, आदरणीय सतीश जी, आदरणीय शिवप्रकाश जी, पार्टी के महामंत्रीगण, भाइयों और बहनों, हमारी वीर दीदियां, पूर्व सैनिकगण, मीडिया के मित्रों, आज आपको नहीं वीरता, मां भारती की सेवा, हमारी आन बान और शान, आज
भारतीय तिरंगा, उस तिरंगे की रक्षा के लिए, उस आन बान शान के लिए जो 6 मई 1999 को पाकिस्तान के द्वारा जो ग्रेनेड काट दिया गया, उसका माकूल जवाब भारतीय सेना के पराक्रमी वीर और आज का दिन जब 26वीं वर्षगांठ मना रहे 140 करोड़ देशवासी, हमारे 12.5 लाख सैनिक जो हजारों किलोमीटर की सरहद पर 24/7 देश की रक्षा, प्यारे प्यारे तिरंगे की रक्षा और देश की सरहद को सुरक्षित रखना, पूरा देश आज 12 लाख सैनिकों को सैल्यूट। और आज हम कह सकते हैं कि भारत की सीमा, भारत की सेना दुनिया के किसी भी सेना से कम नहीं, किसी भी सेना के पराक्रमी वीरों से कम। जब कारगिल जा रहा था तो मैंने 4 लाइन मेरे दिमाग में आई और उसको हमने गुदगुदा, हमने लिखा, कारगिल की ऊंचाइयों पर गूंजी नील पुकार, जन्मा भारती कहते पड़े थे रण के रत्नार, लहू से लिखी विजय इतिहास बना अमर, लहू से लिखी विजय इतिहास बना अमर, भारत के सपूतों ने किया तिरंगे को प्रखर, आज वही ज्वाला सिंदूर में हुई प्रज्वलित, आतंक के अंधकार में गूंजी भारत की विजय की, आतंक के अंधकार में गूंजी भारत की विजय की, मोदी का संकल्प वीरों को बल, नारी शक्ति सेना शक्ति, गड्ढा भारत अचल, ब्रह्मास्त्र की नहार और वीरता की हुंकार, और सीमा चोटी गाती जय हिंद की जयकार, जय हिंद की जयकार। भारत की सेना ये पुराना भारत नहीं रहा, ये नया भारत है, दहाड़ता है, जो जिंदा करता है, जो आग नहीं चलाता, दुनिया के सशक्त राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष से आग में आग डालकर बात, ये नया भारत किसी के हाथ में हाथ नहीं फैलाता, ये नया भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, आत्मनिर्भर, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मोटिवेशन, भारतीय सेना इंडिजिनस बनाए, आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है तो आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी, रक्षा बजट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट, 6,81,000 करोड़ का बजट, हमारा रक्षा प्रोडक्शन 1,46,000 करोड़ का। मैं दूर में जाना नहीं चाहता, मैं किसी का आलोचना भी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको सब पता है, वो पुराना भारत नहीं रहा, इम्पोर्ट वाला भारत नहीं रहा, हर चीज इम्पोर्ट करते रहो, ये नया भारत है जो एक्सपोर्ट करता है। रक्षा का 23,622 करोड़, 23,622 करोड़ का रक्षा के अस्त्र का भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। कोई सोच सकता है कल हम जब दुनिया के आगे हम हाथ फैलाते थे, लेकिन आज दुनिया के 92 देशों को, दुनिया के 92 कंट्रीज को भारत रक्षा के अस्त्र शस्त्र एक्सपोर्ट करता, यही नया भारत है, यही नया भारत है। मित्रों, इस बार का लक्ष्य डिफेंस प्रोडक्शन का 50,000 करोड़ का है। आदरणीय रक्षा मंत्री है, राजनाथ सिंह जी का संकल्प है
इस बार 2029 तक 3 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन होगा और एक्सपोर्ट होगा। ये टारगेट सेट करके रखा है। हम किसी से कम नहीं, भारत की सेना दुनिया में किसी से कम नहीं। और प्रधानमंत्री कुछ नारे को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। हमने देखा था कि कैसे एनसीसी के कैडेट, अब अंदाज लगाओ 16 साल की बच्ची, 17 साल की बच्ची, ऐसे 5 बेटियां, 5 भैया, 10 एनसीसी के कैडेट दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा लहराकर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे को सशक्त। और ये बेटियां हमारी दो नेवी के अफसर, 2 बेटियां जिन्होंने बहुत कमाल किया। हम सब जानते हैं हमारी बेटियां कोई पढ़ने जाती है, चिंता लगी रहती है, कोचिंग से फोन करते हैं बेटी जल्दी आओ, लेकिन अब जमाना नहीं रहा। हमारी दो नेवी की बेटियां लेफ्टिनेंट कमांडर गिरिना के लेफ्टिनेंट कमांडर रूबा पूरी दुनिया का समुद्र का चक्कर लगाकर 43,000 किलोमीटर का चक्कर लगाकर 8 महीने तक चक्कर लगा वापस आई नया भारत। आज इस मौके पर आप सबका अभिनंदन करते हुए और हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय सेना की ललकार पूरी दुनिया सुनेगी। अंत में मैं 4 लाइन सुनाकर अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम सबको सुनना है। विमान से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुद्रना स्वतंत्रता पुकारती, अमर वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त्र पुण्य पंथ हो, बढ़े चलो जय बेटी भारतीय सेना पर। अध्यक्ष दिल्ली राज्य सीमा जागरण मंच। अब मैं हमारे अतिथिगण जो इस समय मंच पर विराजमान हैं उनके स्वागत के लिए सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि के स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं बुलाना चाहूँगा कर्नल वीर सहाय सर, आप स्टेज पर आके हमारे माननीय अध्यक्ष का स्वागत करें। इसके पश्चात मैं कर्नल नरेंद्र चौधरी कार्ड फॉर वेटर उनसे निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आकर हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी का स्वागत और अभिनंदन करें। और मैं आपको करूँगा मेजर अंजू बाला जी मंच पर आए और हमारी वीर नारी डॉक्टर सुधा यादव जी का अभिनंदन और स्वागत करें। मेजर चिरंजीव मैदी जी आप भी मंच पर पधारें और हमारे कर्नल पीएन थापर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। मेजर चिरंजीव इसके पश्चात मैं बुलाना चाहूँगा कमांडर सुनील शर्मा जी को, वो मंच पर आकर हमारे लेफ्टिनेंट जनरल के चतुर्वेदी उन्हें सम्मानित करें। कमांडर सुनील शर्मा।
इसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगा हमारे ऑनरेरी कैप्टन परमजीत सिंह जी से कि वो मंच पर आए और जनरल वीजी खंडाले उनका अभिनंदन और स्वागत करें। ऑनरेरी कैप्टन परमजीत सिंह। और आखिर में मैं कर्नल गोपाल सिंह विशिष्ट सेवा मेडल उनको मंच पर बुलाना चाहूँगा कि वो मंच पर आकर लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली जी का अभिनंदन और स्वागत करें। धन्यवाद। हमें आज के कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती रश्मि मिश्रा जी से अनुरोध करता हूं कि आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। श्रीमती रश्मि मिश्रा जी, धन्यवाद। पीछे धकेल कर भारत माता की रक्षा का अप्रतिम इतिहास रच डाला। मेजर इंदु कसाना जी नारी शक्ति, सैन्य गौरव और राष्ट्रीय समर्पण की जीती जागती मिसाल है। हम सब मिलकर उनके साहस, सेवा और उनके प्रति के अद्वितीय बलिदान को नमन करते हैं। हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती तृप्ता थापर जी को, एक ऐसी मां जिन्होंने अपने बेटे को राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित किया। इनके पुत्र कैप्टन विजय थापर, जिनका नाम लेते ही देश का हर नागरिक गर्व और श्रद्धा से भर उठता है। कारगिल युद्ध में अदम्य साहस दिखाते हुए उन्होंने अपना सर्वस्व मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर दिया। वो अंतिम पत्र जो विजय थापर ने अपने परिवार को लिखा था, आज भी देश के हर कोने में वीरता और कर्तव्य का प्रतीक बनकर पढ़ा और महसूस किया जाता है। श्रीमती तृप्ता थापर जी केवल एक मां नहीं, बल्कि उस अटूट धैर्य, राष्ट्रभक्ति और बलिदान की प्रतीक है जिस पर यह देश युगों तक गर्व करता रहेगा। एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्रीमती तृप्ता थापर जी। हाँ, कोई बात नहीं, आप पहुँच के फ़ोन कर देना। कर्नल आर.के. सबरवाल, सेना मेडल गैलेंट्री। सर, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। कारगिल के रणबांकुरों में से एक, जिन्होंने असंभव को संभव बनाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। कारगिल युद्ध के कठिनतम मोर्चों पर जब मौत हवा में तैर रही थी, तब कर्नल सबरवाल दुश्मन के सामने चट्टान की तरफ डट गए। उनकी रणनीति, साहस और नेतृत्व ने न केवल दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर किया, बल्कि भारत की विजय गाथा में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया। सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित ये योद्धा आज भी हमारे बीच जीवन प्रेरणा बनकर खड़े हैं। एक जोरदार ताली से इन्हें हम सम्मानित करते हैं। कर्नल गिरीश नेदीरत्ता, सेना मेडल गैलेंट्री। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कर्नल गिरीश जी को, जो कारगिल युद्ध में दुर्लभ पहाड़ियों पर दुश्मनों से सीधी भिड़ंत करने वाले भारत माता के सच्चे सपूतों में से एक हैं। बारूदी बर्फ में सांसें जमा देने वाली ठंड में जब गोलियां सीना चीर रही थी, तब कर्नल दत्ता अपने जवानों के साथ रणभूमि में सीना ताने डटे रहे। उनकी इसी अद्वितीय वीरता के लिए उन्हें सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया गया। वे आज हमारे बीच जीवित इतिहास की तरह खड़े हैं। कर्नल दत्ता, हम आपका अभिनंदन करते हैं।
अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ ऑपरेशन सिंदूर में शहीद कांस्टेबल दीपक के वीर माता पिता श्री चिंकाखम गोरबिहारी सिंह जी एवं श्रीमती चिंकाखम इवेरमहल देवी जी को, मणिपुर के इम्फाल ईस्ट जिले के यांथेन मकई नकई गांव से आने वाले इस विनम्र परिवार ने राष्ट्र के लिए वह अमूल्य बलिदान दिया है जिसका ऋण भारतवर्ष कभी नहीं चुका सकता। दीपक चिंकाखम, जिनका जन्म 15 जनवरी 2000 को हुआ, महज 25 वर्ष की आयु में भारत पाकिस्तान सीमा पर हुए ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत ने न केवल मणिपुर बल्कि पूरे भारत को गर्व और प्रेरणा से भर दिया। आज जब ये माता पिता हजारों किलोमीटर दूर मणिपुर से दिल्ली आए हैं तो यह केवल एक यात्रा नहीं है, यह एक अद्वितीय राष्ट्रभक्ति की उपस्थिति है जिसे यह राष्ट्र शत नमन करता है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम इन वीर माता पिता को गौरव, कृतज्ञता और सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। आपका यह बलिदान भारत माता की माटी में सदा अमर रहेगा। हम सब आपके चरणों में श्रद्धा से नमन करते हैं। बैटल ग्रेजुएटिंग वीर योद्धा हवलदार संजीव कुमार जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। बैटल ग्रेजुएटिंग वीर योद्धा हवलदार संजीव कुमार जी, जिनका हम दिल से सम्मान करते हैं। युद्ध के दौरान दुश्मनों की गोली ने उनके पैर को जख्मी कर दिया है। आज वे दिव्यांग होकर भी हिम्मत से खड़े हैं, राष्ट्रभक्ति और साहस का जीता जागता प्रतीक बनकर। उनका आज यहाँ आना हम सबके लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण है। चूंकि वे विशेष सम्मान के अधिकारी हैं और बैटल कैजुअलिटी के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं, इसलिए उनका सम्मान कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी द्वारा विशेष रूप से किया जाएगा। हम सब उन्हें हृदय से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक क्षण भी जुड़ रहा है अध्यक्ष जी। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कैप्टन मीरा दवे और श्री सिद्धार्थ दवे द्वारा लिखित कारगिल विजय ज्ञान यात्रा नामक पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर इस प्रेरक पुस्तक और उसके रचनाकारों का तालियों के साथ स्वागत करें। कैप्टन मीरा दवे एवं श्री सिद्धार्थ दवे। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय के साथ मंच पर आसीन अन्य अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वो सामने रखे हुए पुस्तक का अनावरण करें। यह केवल पुस्तक नहीं बल्कि भावनाओं, अनुभवों और एक राष्ट्रभक्त दंपत्ति की प्रेरक यात्रा की जीवंत गाथा है। आप सबों से रिक्वेस्ट है, कारगिल विजय ज्ञान यात्रा इस कॉम्पिटेबल बुक को एक बार जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं हमारे विशिष्ट अतिथि भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी से अपने विचार साझा करने का निवेदन करती हूँ। आदरणीय रक्षा राज्य मंत्री जी। आज पूरा देश कारगिल विजय की 26वीं वर्षगांठ मना रहा और इस अवसर पर हम सबका अभिभावक, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी, सुधा यादव जी, वीके चतुर्वेदी जी, नितिन कोहली जी, वीएन थापर जी, लेफ्टिनेंट जनरल जी खांडे जी, सामने बैठे हम सब के अभिभावक आदरणीय संतोष जी,
आदरणीय शिवप्रकाश जी, पार्टी के महामंत्रीगण, भाइयों और बहनों, हमारी वीर दीदियां, पूर्व सैनिकगण, मीडिया के मित्रों, आज आपको नहीं वीरता, मां भारती की सेवा, हमारे आन बान और शान, भारतीय तिरंगा, उस तिरंगे की रक्षा के लिए, उसकी आन बान और शान के लिए, जो 6 मई 1999 को पाकिस्तान के द्वारा जो गिरफ्तार किया गया, उसका माकूल जवाब भारतीय सेना के पराक्रमी वीर हुए। और आज का दिन जब 26वीं वर्षगांठ मना रहे 140 करोड़ देशवासी, हमारे 12.5 लाख सैनिक जो हजारों किलोमीटर की सरहद पर 24/7 देश की रक्षा, प्यारे तिरंगे की रक्षा और देश की सरहद को सुरक्षित रखना, पूरा देश आज 12 लाख सैनिकों को सैल्यूट है। और आज हम ये कह सकते हैं कि भारत की सीमा, भारत की सेना दुनिया के किसी भी सेना से कम नहीं, किसी भी सेना के पराक्रमी वीरों से कम। जब कारगिल जा रहा था तो मैंने 4 लाइन मेरे दिमाग में आई और उसको हमने गुदगुदा, हमने लिखा, कारगिल की ऊंचाइयों पर गूंजी वीर पुकार, जब मां भारती कहते पड़े थे रण के करनाल, लहू से लिखी विजय इतिहास बना अमर, लहू से लिखी विजय इतिहास बना अमर, भारत के सपूतों ने किया तिरंगे को प्रकट, आज वही ज्वाला सिंदूर में भी प्रज्वलित, आत्म के अंधकार में गूंजी भारत की विजय की, आतंक के अंधकार में गूंजी भारत की विजय की, मोदी का संकल्प वीरों को बल, नारी शक्ति, सेना शक्ति, गंगा भारत अचल, ब्रह्मोस की नहर और वीरता की हुंकार, और सीमा चोटी गाती जय हिंद की जयकार, जय हिंद की जयकार। ये भारत की सेना बस कहता, ये पुराना भारत नहीं रहा, ये नया भारत है, दहाड़ता है, जो सिर्फ तर्जमा करता है, जो आग नहीं चलाता, दुनिया के सशक्त राष्ट्र के राष्ट्रध्वज से आग में आग डालकर बात, ये नया भारत किसी के हाथ में हाथ नहीं फैलाता, ये नया भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, आत्मनिर्भर, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मोटिवेशन, भारतीय सेना इंडिजिनस बनाए, आपको बताते हुए मुझे खुशी हुई है तो आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी, रक्षा बजट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट, 6,81,000 करोड़ का बजट, हमारा रक्षा प्रोडक्शन 1,46,000 करोड़ का। मैं दूर में जाना नहीं चाहता, मैं किसी का आलोचना भी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको सब पता है, वो पुराना भारत नहीं रहा, इम्पोर्ट वाला भारत नहीं रहा, हर चीज इम्पोर्ट करते रहो, ये नया भारत है जो एक्सपोर्ट करता है। रक्षा का 23,622 करोड़, 23,622 करोड़ का रक्षा के अस्त्र शस्त्र का भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। कोई सोच सकता है कल हम जब दुनिया के आगे हम हाथ फैलाते थे, लेकिन आज दुनिया के
डिफेंस प्रोडक्शन का 50,000 करोड़ का आदरणीय रक्षा मंत्री है, राजनाथ सिंह जी का संकल्प है इस बार 2029 तक 3 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन होगा और एक्सपोर्ट होगा। ये टारगेट सेट करके रखा है। हम किसी से कम नहीं, भारत की सेना दुनिया में किसी से कम नहीं। प्रधानमंत्री उस नारे को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, हमने देखा था कि कैसे एनसीसी के कैडेट, अब अंदाज लगाओ 16 साल की बच्ची, 17 साल की बच्ची, ऐसे 5 बेटियां 5 भैया 10 एनसीसी के कैडेट दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा लहराकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सशक्त किया। और ये बेटियां हमारी 2 नेवी के अफसर, 2 बेटियां जिन्होंने बहुत कमाल किया। हम सब जानते हैं हमारी बेटियां कोई पढ़ने जाती की चिंता लगी रहती है, कोचिंग से फोन करते हैं बेटी जल्दी आओ, लेकिन अब जमाना नहीं रहा। हमारी 2 नेवी की बेटियां लेफ्टिनेंट कमांडर गिरिना के लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा दुनिया का पूरी दुनिया का समुद्र का चक्कर लगाकर 43,000 किलोमीटर का चक्कर लगाकर 8 महीने तक चक्कर लगा वापस आई। नया भारत आप सबका अभिनंदन करते हुए और हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय सेना की ललकार पूरी दुनिया सुनेगी। अंत में मैं 4 लाइन सुनाकर अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम सबको सुनना है। विमान से प्रबुद्ध भारती स्वयं प्रभा स्वतंत्रता स्वतंत्रता पुकार की अमर वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त्र पुण्य पंथ हो बढ़े चलो जय बेटी भारतीय सेना पर धन्यवाद। जय भारत जय हिंद। श्री JP नड्डा जी। आज के कारगिल दिवस विजय दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे भारत सरकार में रक्षा राज्य मंत्री सम्मानीय संजय सिंह जी, हमारे संसदीय बोर्ड की सदस्या, पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्या डॉक्टर शोभा यादव जी, हमारे कर्नल BN थापर जी, जो हमारे अमर शहीद कैप्टन विजय थापर जी के पिता हैं, लेफ्टिनेंट जनरल BK चतुर्वेदी जी, लेफ्टिनेंट जनरल BK खंडारे जी, लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, हमारे आर्मी के सीनियर आर्मी पर्सनल्स, हमारे एक्स सर्विसमैन, देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, हर साल की तरह हम इस बार भी 26वां कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। पार्टी में हर साल हम भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में आकर उन जवानों को, उन वीर सपूतों को, उन सेना के शौर्य को आज के दिन हम याद करते हैं और हम याद करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन विजय दिवस में, ऑपरेशन विजय में उसके भाग लिया था और कारगिल युद्ध में विजय हासिल कराई थी। एक बार पुनः आज के दिन उनके शौर्य को हम जहाँ नमन करते हैं, वहीं उन अमर शहीदों को दिल से नमन करके याद करते हैं। आज के दिन मित्रों, हम सबको मालूम है कि 26 साल पहले
लगभग 99 की 1999 की फरवरी में हमें ध्यान में आया कि कारगिल सेक्टर, द्रास सेक्टर, बटालिक सेक्टर, मशकोर सेक्टर और टाइगर हिल, इस पर पाकिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान की फौज पीठ पे हमारे चूल्हा बोलकर वहाँ जिसे कहते हैं कि चालाकी से वहाँ उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया। हम यह भी जानते हैं कि यह कारगिल में उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हुक्म दिया, ऑर्डर दिया कि हमारी सेनाएं उस स्थान को फिर से वापस लें और वहाँ तिरंगा झंडा फहराया जाए। भारत का टाइगर हिल है, भारत का टाइगर हिल रहेगा। इस बात को यहाँ मंच पर और यहाँ आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स जो उस समय सेवा में थे फौज के, वो जानते होंगे कि यह बहुत ही कठिन लड़ाई थी, क्योंकि टैक्टिकली और स्ट्रैटेजिकली टाइगर हिल की ऊंचाइयों पर, चोटियों पर पाकिस्तान की फौज बैठी थी और हम नीचे थे, इसलिए हम डिसएडवांटेजियस पोजीशन में, हम एक जिसको कहते हैं कि तकलीफदायक स्थान पर, और उनको हमारे नेशनल हाईवे को भी देखने का पूरा मौका मिल रहा, हमारी मूवमेंट्स को भी जानने का पूरा मौका मिल रहा। ऐसी डिसएडवांटेजियस पोजीशन में कारगिल का ऑपरेशन विजय का कार्य, हम सब ये भी जानते हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड 15,000 फीट की हाइट से ऊपर और हाई ऑल्टीट्यूड के साथ साथ बर्फीली हवाएं, तेज बारिश, लेकिन सबके बावजूद हमारे रणबाधाओं ने यह लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में 86 दिन की लड़ाई के बाद, 81 दिन की लड़ाई के बाद हम इसमें विजय हासिल कर पाए और आज 26 जुलाई को हमें इसी ऑपरेशन में हमने एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेशन सफेद सागर, जिसमें हेलीकॉप्टर्स ने और हमारे मिग्स ने और सुखोई ने बहुत योगदान किया। मिग्स ने MiG-21 और MiG-27 ने बहुत बड़ा योगदान किया और जिसके कारण हमको यह सफलता मिली। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे जवान स्टीप चढ़ाई को लगभग 1000 फीट तक सीधे ऊपर जाना, और वह भी बैरन लैंड जिसमें सब कुछ दिखता था, कोई छुपने की जगह नहीं थी, ऐसी जगह से जाकर उन्होंने टाइगर हिल पर कब्जा किया और वहां 5 दिन तक लड़ाई लड़ करके पाकिस्तान के फौज को वहां समाप्त किया। यह हम सबको मालूम है। मैं यहाँ यह भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम फौज की बात करते हैं और देश की प्रेम के साथ देश के प्रहरी के रूप में देश के बॉर्डर्स की सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो हमको इस बात की भी चर्चा करनी चाहिए कि नीति निर्धारकों के का कितना बड़ा रोल होता है और कि नीति निर्धारकों के कारण किस तरीके से स्थितियां बदलती हैं। हमारे बहुत से लोग हैं सिविलियंस जिनको ये जानकारी नहीं कि एक समय ऐसा भी था कि हमारा फौज का सिपाही पुंछ के बॉर्डर पर श्रीनगर और उरी के साइड वह देश के प्रहरी के रूप में खड़ा था, लेकिन जब गोलियां उधर से चलती थी तो मैं हिमाचल का रहने वाला हूं, मुझे मालूम और मैं बार बार बोलता हूं कि हमारा फौजी वहां से सूचना देता था नगरोटा सूचना देता था चंडी मंदिर, और चंडी मंदिर सूचना देता था दिल्ली के हेडक्वार्टर को, और दिल्ली का हेडक्वार्टर बोलता था रुके रहो, जब बताएंगे तब शूट करना। यह भी नीति निर्धारकों को हमने देखा है। हमने देखा है कि किस तरीके से कोर हेडक्वार्टर ने सिवाय उसके कि उन्होंने ब्रिगेड, उन्होंने
नेशनल हेडक्वार्टर्स को बताने के सिवाय और वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री के प्रधान सेवक की का कार्यभार संभाला है, तब से यह स्पष्ट हो गया है कि उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा। ये बात रुकना नहीं है, गोलियां बरसाते रहना है जब तक कि उधर से गोली चलना बंद न हो। ये आज भारत का न्यू नॉर्मल हो गया है। ये है नया नॉर्मल जिसको हमको समझना होगा। हम सब जानते हैं भारत विस्तारवादी नहीं, लेकिन राइट टू रिएक्ट, अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। यह हमारा न्यू नॉर्मल है। इसलिए राइट टू रिस्पॉन्ड का भारत ने हमेशा उपयोग किया है। और हम सब जानते हैं उरी की घटना, हमारे कोर हेडक्वार्टर्स पर 18 जवान जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने वो शहीद हो गए, हमारे 18 जवान। आप देखिए आज बदलता भारत कैसा है। उस समय प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया, सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिया कि पाकिस्तान तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। आज दिन तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरीके से स्टेटमेंट नहीं दिया। आज हम वो अपने 26/11 के बाद डोजियर लेकर नहीं गए थे। एक समय में हम डोजियर चाय पी करके और हम अपने एम्बेसी में डोजियर थमाया करते थे। वो जमाना चला गया और हम सबको मालूम है कि कुछ दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई और हमने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सारे लॉन्चिंग पैड जो थे इनको उसको ध्वस्त कर दिया। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि पुलवामा में अगर हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान एक जैश-ए-मोहम्मद के सुसाइड बॉम्बर ने एक गाड़ी में एक्सप्लोसिव्स को लोड करके टक्कर मारी, जिससे हमारे 40 जवान शहीद हो गए। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, बहुत जल्द तुमको इसका जवाब मिलेगा। और हमको मालूम है कि बालाकोट का स्ट्राइक हुआ है। अभी जो पहलगाम में हुआ 22 अप्रैल को, प्रधानमंत्री जी ने समस्तीपुर से, शायद मधुबनी से उन्होंने दुनिया को ऐलान करके बताया कि जिस तरीके की घटना घटी है पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और साथ में कहा था कि कल्पना से बाहर तुमको जवाब मिलेगा जो तुमने कल्पना की। और हमको ये भी मालूम है कि उस पहलगाम अटैक के बाद जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बाबरपुर, मुरीद के नरोवाल और सियालकोट, ये पाकिस्तान के अंदर, याद करिए प्रधानमंत्री ने कहा था घर में घुस कर मारेंगे। ये घर में घुस कर मारा गया और बाबरपुर, मुरीद के नरोवाल, सियालकोट और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बरनाला, कोटली और मुजफ्फराबाद में एयर स्ट्राइक करके वहां मिसाइल, और वो भी देखिए किस प्रिसीशन के साथ। हमने सिविलियंस को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, लेकिन जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स और उसके साथ साथ हमारे लश्कर-ए-तोयबा का हेडक्वार्टर इसको ध्वस्त कर दिया और वहां पर अटैक कर दिया। इसलिए ये बदलता भारत है, ये न्यू नॉर्मल हो गया है, ये अभी हमको ध्यान रखना है। और आप देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने आप को
बचाने के लिए सिविलियन एयरक्राफ्ट वो चलाते रहे और हमारे तरफ वो अटैक करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी मिसाइल्स को हमारे एयर सिस्टम ने नाकामयाब कर दिया और भारत पर कोई भी किसी तरीके का अटैक नहीं हुआ। लेकिन भारत ने जो अटैक किया 9 और 10 मई को, और उसमें भारत ने 3 घंटों के अंदर नूर खान, रफीकी, मुरीके, सुकूर, सियालकोट, पसरूर, चुनिया, सरगोदा और बुलारी में और जकोबाबाद में 11 सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। ये भी हमको ध्यान है। ये भारत का नया नॉर्मल हो चुका है, जिसको हमको समय रहना सब समय हमें समझ लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए भी साफ कहा कि अब न्यू नॉर्मल क्या है कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात प्रधानमंत्री ने कहा हम अपने तरीके से और अपने ढंग से जवाब देंगे, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि एटम बम की धमकियां देना बंद करो, ये ईंधन धमकियां बंद करो। और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है, ये कंटिन्यूटी में चलेगा। और साथ में ये भी कहा स्पष्ट शब्दों में कि जो आतंकी घटना करेगा और जो आतंकी घटना को का साथ देगा उसको बराबर माना जाएगा और उसको उसी तरीके से उसका जवाब दिया जाएगा। इसलिए नीति निर्धारकों का सही चयन से किस तरीके से देश में फर्क आता है वह भी हमको समझ लेना चाहिए। हमें याद है, मैं सिर्फ आपके ध्यान दिलाना चाहूंगा, यूपीए के जमाने में डिफेंस मिनिस्टर से पूछा गया कि बॉर्डर की रोड्स क्यों नहीं बनती, तो डिफेंस मिनिस्टर ने जवाब दिया हम इसलिए नहीं बनाते कि वो हमारे अंदर घुसने में उनको सुविधा ना हो। आप समझिए कि किस तरीके का जवाब था। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल के अंदर 8000 किलोमीटर बॉर्डर रोड्स बंद करके ऑल वेदर रोड तैयार हो गई है, 8000 किलोमीटर। ये भी हमको डबल लेन की 400 ब्रिजेस तैयार हो चुके। मुझे मालूम नहीं, मैं तो पहाड़ी इलाके से आता हूँ, आप लोगों को कितना ज्ञान होगा मालूम नहीं मुझे, लेकिन छोटी छोटी आर्मी के पुल्स हुआ करते, जो पुल आर्मी खुद उसको आर्मी के इंजीनियर बनाते थे और उसमें कॉन्वॉय चलता था। वहां जाकर के कॉन्वॉय एक तरफ रोका जाता था, तब फिर एक तरफ से गाड़ियों को जाने के लिए कहा जाता था, घंटों रुकना पड़ता था, तब जाकर के एक तरफ की गाड़ियां निकलती थी, तब दूसरे तरफ के कॉन्वॉय को इजाजत दी जाती थी जाने की, सिंगल लेन होता। आज 400 से ज्यादा डबल लेन ऑल वेदर ब्रिजेस बन करके तैयार हो गए हैं, ताकि घंटों में हमारे बॉर्डर तक पहुंच सके। अगर हम टनल्स की बात करें, अटल टनल, सेना टनल अरुणाचल प्रदेश में, शिवकुंड टनल लद्दाख में, और जो हमारा अटल टनल हिमाचल प्रदेश में, इन्होंने फौज की आवाजाही को बहुत सुविधा दी है और इसको हम कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा काम है। अभी संजय सेठ जी बता रहे थे हमारा डिफेंस प्रोडक्शन में आज इंक्रीज, हमारे डिफेंस के एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज, और हम लगभग कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम खर्च कर रहे हैं इक्विपमेंट्स पर, उसका 75% अब इंडियन इंडिजिनस प्रोडक्शन पर खर्च हो रहा है। ये भी हमको समझना है, यानी हम आत्मनिर्भरता की ओर किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ये भी हमारे पर ध्यान है। एक समय हमारा ये आ गया था कि हम मिक्स को बोलते थे कि ऑब्सोलीट हो रही, और हमारे पास मिक्स के सिवाय कोई और एयरक्राफ्ट नहीं था। आज रफेल है, आज हमारे यहाँ फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, और इसके साथ साथ हमारे हेलीकॉप्टर कॉम्बैटेंट हैं, जो कॉम्बैट्स हैं। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो 36 रफेल फाइटर्स का बेड़ा है हमारे पास, 28 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, उसी तरीके से
चिनूक चॉपर्स हैं, सरफेस टू एयर स्पेस में मिसाइल्स, एयर स्पेस की मिसाइल्स हैं। तो आज हम जिसको कहते हैं आत्मनिर्भर होकर के तैयार हैं। एक समय में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, हमारे पास जिसको कहते हैं फाइट करने के लिए असॉल्ट राइफल्स की कमी आ गई है। आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट्स सिर्फ बना नहीं रहा है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। अब भारत बुलेट प्रूफ जैकेट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया को दे रहा है। और उसी तरीके से हम कहें तो हमारा इंडिजिनस धनुष आर्टिलरी गन अब इस ऑपरेशन सिंदूर में हमको ध्यान में आया कि ब्रह्मोस ने क्या काम किया और इसलिए ब्रह्मोस का क्या रोल है वो भी हम सबके ध्यान में आता है। हमारे नेवी में INS सूरज, INS नीलगिरी, INS बागसागर, हमारे INS विक्रमादित्य, ये सब कमीशन होकर के तैयार हुए हैं। इसलिए चाहे गगन में बात करोगे, चाहे धरती पर बात करोगे, चाहे समुद्र जल में बात करोगे, हर जगह मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार है। ये बदलता भारत है, ये न्यू नॉर्मल है। और इसी नॉर्मल के साथ प्रधानमंत्री ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, वह जारी रहेगा। और हम सब लोग भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक सुरक्षित आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इस बात पर हमको ध्यान देना है। मैं आपका बड़ा समय न लेता हूँ, सिर्फ यही कहूँगा कि आज हम वीर योद्धाओं को नमन करें, उन्हें याद करें जो उनका योगदान है और जो हमारे वीर शौर्य से ओतप्रोत हमारे जवानों ने जिस तरीके से कारगिल में युद्ध लड़कर कारगिल में विजय हासिल की थी, उनको देश नमन करता है, याद करता है। और हमें इस बात की खुशी है कि उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बात का हम पर निश्चित रूप से हमारी सरकार आश्वासन देती है और आश्वासन करती है। हम सब लोग देश की सुरक्षा के लिए कृत संकल्प हैं। अगर कोई सिविलियन है तो ये नहीं है कि उसका जिम्मा नहीं है, हम सब लोग देश के प्रहरियों के साथ खड़े हैं। 140 करोड़ का देश सुरक्षित है और हमारे वीर जवानों के कारण सुरक्षित है, उनको हम नमन करते हैं और कारगिल दिवस को याद करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सर 1999 में जो कारगिल जो हुआ था उसमें आज उस साल को 26 साल बीत चुके हैं। तो आज बीजेपी हेडक्वार्टर में जिस तरह से आज प्रोग्राम किया गया जिसमें सैनिकों को सम्मान दिया गया, किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो मैं अपने सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम हवलदार संजीव कुमार है। मैं आज अपने कारगिल विजय दिवस पर अपने बीजेपी कार्यालय में आया था, जिसमें मैं एक काफ़ी उत्साह के साथ आया था और वो उत्साह मेरा बरकरार है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जितने भी कारगिल वीर के शहीद थे और उनकी जो वीर नारियाँ हैं और साथ में जो घायल सैनिक हमारे जैसे, उनको एक अच्छा सम्मान दिया गया और भविष्य के लिए भी काफ़ी हमें हेल्प की मदद के लिए बोला गया है। जी, जैसे कारगिल की बात की जाए, इसमें कई वीर सपूत इसमें खाक हुए हैं, इसमें पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं पीछे धकेला गया इसमें। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आने वाली जो युवा पीढ़ी है उनको भी क्या संदेश देना चाहिए, बढ़ चढ़ के इसमें आना चाहिए फौज में? उस टाइम पे जो कारगिल का वार था, हम एक नीचे प्लेन एरिया में थे और दुश्मन हमारा पहाड़ पे पहले से बैठा हुआ तैयारी के साथ था। हमें वहाँ पर पहुँचने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहाड़ थे, पत्थर थे, चढ़ाई थी और जिसमें हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे काफ़ी जवान शहीद हुए और पाकिस्तान के इस कार्य के लिए उसे हमने बर्बाद किया और हमेशा यही रहेगा कि हम पाकिस्तान को हमेशा ही बर्बाद करते रहेंगे। और युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगा, वो देश के लिए हमेशा आगे बढ़ें और हमेशा देशभक्ति के लिए हमेशा देश के साथ खड़े रहें। मतलब आने वाली जो नई पीढ़ियां हैं वो कहीं ना कहीं संकोच कर रही है फ़ौज में ना जाने की, लेकिन कुछ ऐसा जो कड़ा संदेश जो देश के युवाओं को जो देना चाहते हैं कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए फ़ौज में। हमारे खून में देशभक्ति है। मेरे परिवार में मेरे बड़े ताऊ जी थे जो आज़ाद हिंद फौज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ लड़े थे, उसी से मैं प्रेरित होकर सेना में आया था
और मैं अपने जितने युवा सभी से ये प्रार्थना करूँगा कि वो भारतीय सेना के लिए हमेशा तैयार हैं, हमारे देश के लिए हमेशा तैयार रहें, चाहे उनको अपना बलिदान देना चाहिए, सर्वोच्च बलिदान दें। आज मेरे दोनों पैर नहीं है, मैं व्हील चेयर में हूँ, मुझे 26 साल हो गए साल्ट में रहते हुए, फिर भी मेरा आज भी कोई किसी तरीके से मेरा जो जज्बा वो कम नहीं हुआ अभी भी देश के लिए। हौसला अंदर है, वो अभी भी कायम है। बिल्कुल कायम है मेरा हौसला, और मुझे अभी भी लड़ने के लिए बॉर्डर पे भेजा जाएगा, मैं भी तैयार हूँ। मेरा कहीं भी इस देश को जरूरत पड़ेगी कि खून कतरेगी, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ हमेशा के लिए। जय हिंद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीरेश सहाय जी है, जो कर्नल हैं। सर, आज जो कारगिल दिवस, जो 26वां जो था कारगिल दिवस, उस मौके पे आज बीजेपी ने यहाँ प्रोग्राम हेडक्वार्टर में रखा और शहीदों को एक सम्मान प्रस्तुत किया, तो किस तरह से देख रहे हैं? ये एक बहुत ही अच्छा कदम है और बीजेपी हमेशा ये करते आई हैं। हमारे जो वीर जवान हैं, वीर नारियां हैं, जिनके पति शहीद हो गए इस देश के लिए, हमारे पूरे जो सैनिक परिवार है उसको इसका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारी जो फ़ौज है वो हमेशा हमारे देश के लिए तत्पर रहती है। कोई भी किसी तरीके का परेशानी होगा तो हम लोग हैं, और भारतीय सेना सिर्फ एक चीज़ जानती है, जीतना। जीतना। जो कारगिल दिवस की बात की जाए तो पाकिस्तान ऊपर पहाड़ के पर थे और इंडिया के जो फौज थे वो नीचे थे, फिर भी हमने जंग जीता, वहाँ पे अपना तिरंगा फहराया। तो किस तरह से जो जवान जो शहीद हुए थे उनके भी परिवार आए होंगे यहाँ पे, तो उनको कैसा लगा यहाँ पे? देखिए, किसी भी परिवार से एक व्यक्ति का जो लॉस होता है वो पूरी ज़िंदगी रहता है, लेकिन उस परिवार को इज़्ज़त देना, उसको बताना कि ये देश जो है कृतज्ञ है आपके बच्चे का, जो उसने देश के लिए अपनी सेवा की और जो अपनी बलिदान की, ये बहुत बड़ी बात होती है। और फौजी सिर्फ तनख्वाह या उसके लिए नहीं लड़ते हैं, हम लड़ते हैं इज़्ज़त और इस देश के मान के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है और ये हमेशा होता है और हम हमेशा इसको सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था जिसमें पाकिस्तान पर जाकर अटैक किया था, उसको किस तरह से पब्लिक के सामने? ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही बढ़िया एक्शन था भारतीय फ़ौज के द्वारा, एंड जो हमारे प्रधानमंत्री ने ये हमें मौका दिया, ये बहुत ही सही किया, और जिस तरीके से इसे रोका गया वो भी बहुत बढ़िया हुआ। भारत अब दुनिया के ताकतवर देशों में से ऊपर के तीसरे नंबर पर आ गया। हम सिर्फ लड़ाई करके नहीं और बड़े बन सकते हैं, तो उन्होंने जहाँ पर लड़ाई शुरू की, जहाँ पर रोका, उससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता था। हमने अपना जो ऑब्जेक्टिव था, जिस उद्देश्य के लिए हमने लड़ाई किया, वो उद्देश्य पूरा हो गया था। उसके बाद यूक्रेन या रशिया की तरह लड़ते रहना कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कर्नल संत पाल जी हैं, राघव जी हैं। सर, आज जो प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे, आप कैसा लगा अंदर से? जो देश प्रेम की जो भावना थी, आज कैसा लगा आपको? आज कारगिल दिवस का 26वां साल मनाया जा रहा है। जी, ये मुझे कारगिल जो वॉर थी उसकी याद दिला रहा था, और मेरे जो दिमाग में वो तस्वीरें थी, दृश्य सामने आ रहा था कि हमने भी युद्ध लड़ा था, गोली बारूद। जी, वो दृश्य था, और मुझे ये लग रहा था जिन्होंने बलिदान दिया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनको पूरा देश आज सम्मान कर रहा है। उनके माता पिता भी थे और उनकी पत्नियां भी थीं और बच्चे थे जो सर्वोच्च बलिदानी थे, उनको एक पूरा इज्जत दिया है, पूरा देश इज्जत दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इस देश के अंदर। नंबर 2, ये विश्व के लिए एक बहुत बड़ा लेसन था इस लड़ाई का। हमारे पास इक्विपमेंट भी नहीं था, टाइम भी नहीं था, और हमारे जो यंग ऑफिसर्स थे, यंग जवान थे, जिन्होंने जो कि 15,000 की फिट पे वो जो लड़ाई लड़ी उन्होंने, कुछ एक तो मैं बताऊं आपके, वो उस जोश में थे कि उनको इतनी बर्फीली में जो भावना थी जी, पहुंच गए थे। जब पाकिस्तान बंकर्स में था और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ इस ऑपरेशन की पूरी रूपरेखा बनाई थी। उन्होंने फोर्टिफाइड बंकर थे। फोर्टिफाइड बंकर का मतलब है मजबूत बंकर थे, लेकिन हमारे जो रणबांकुरों ने ये एक बहुत ही बड़ा पाकिस्तान को सबक सिखाया। पाकिस्तान बैकफुट पे था, उन्होंने बैकडोर डिप्लोमेसी से इस युद्ध को रुकवाया। क्लिंटन साहब के पास गए और हमारी एक बहुत बड़ी विजय थी इसकी। जी, और सर, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि पहले में ये होता था कि पाकिस्तान आया और अटैक करके चला गया, लेकिन अब हम जवाबी कार्रवाई दे रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? जी, ऑपरेशन सिंदूर एक विश्व के लिए
भारत का एक उदाहरण है। शॉर्ट टाइम पे और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वॉरफेयर है, उसमें हमने अपना दर्शाया है। करेजियस टेक्नोलॉजी के साथ, प्रिसीजन के साथ एक बहुत बड़ा वर्ल्ड को मैसेज दिया है। और हमारे वेपन और इक्विपमेंट एंड मोरल और टाइम एंड स्पेस, ये पूरे विश्व की आर्मियों को एक बहुत बड़ा लेसन है। ये मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर लेसन है। विद इन शॉर्ट टाइम वेरी इफेक्टिव विनिंग द वॉर एंड डिसलॉज द एनिमी, दुश्मन को हराना। भारतीय सेना का अद्वितीय पराक्रम, अदम्य साहस, शौर्य की एक प्रतीक की प्रतिमा पूरे विश्व के अंदर है। जी हमने कर्नल जी से बात की तो उनका कहना है कहीं ना कहीं जो भारत की जो बात की जाती थी पहले कि पाकिस्तान अटैक करता था और भारत की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं मिलता था, लेकिन अब उल्टा मिल रहा है कि अब जवाबी कार्रवाई भी मिल रहा है और घर के अंदर भी घुस के मारा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नीलव चक्रवर्ती के साथ मैं मोहम्मद वाज़म, LNI न्यूज़, दिल्ली।